राम राम संगवारियों, मैं ऋषि साहू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे हम इस वीडियो में उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज के टेस्ट क्रमांक 8 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों की। उससे पहले आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है। उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी एक लाइव क्लास लेके आ रही है जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपको कराएगी। और यह कक्षा 24 जून 2021 को प्रारंभ होने वाली है, जो कि 3 विषयों के साथ प्रारंभ होगी, जिसमें एक विषय होगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, एक होगा भारत का इतिहास और एक कक्षा होगी अंक गणित से संबंधित। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये कक्षाएं जिला प्रशासन के आदेश के पश्चात ऑफलाइन भी संचालित की जाएगी। देखते हैं इसे टेस्ट सीरीज में पूछे गए पहला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक को प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। अगर हम प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती देखें तो यह उपाधि बस्तर के इतिहास से संबंधित है। अब बस्तर का इतिहास हम देखते हैं तो इसमें मुख्यतः वंश देखते हैं, वो है छिंदक नागवंश और एक है काकतीय वंश या चालकी वंश जिसको बोलते हैं इतिहास में, काकतीय वंश। और इस प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती का संबंध इस काकतीय वंश के एक शासक से है जिसका नाम है राजपाल देव। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती ये उपाधि मिला था काकतीय वंशी शासक राजपाल देव को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन आप देखें, वीर सिंह देव। ऐसा नाम का कोई काकतीय वंशी शासक नहीं था। राजपाल देव, ये आपको उत्तर बताए हैं, यही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह को फांसी दी गई। प्रश्न पूछा जा रहा है विद्रोह से संबंधित। हम जब बस्तर क्षेत्र में विद्रोह देखते हैं उसमें आदिवासी विद्रोह, तो कहानी शुरू करते हैं हलवा विद्रोह से। 1774 से 77 में हलवा विद्रोह होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भोपालपट्टनम संघर्ष 1795। फिर उसके बाद देखते हैं 1824-25 में एक विद्रोह होता है जिसको बोलते हैं परलकोट का विद्रोह। तात्कालिक जमींदार जो भूमिया राजा कहलाते थे परलकोट क्षेत्र से, गेंद सिंह के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। प्रश्न में पूछा जा रहा है इसी गेंद सिंह से संबंधित। देखिए परलकोट विद्रोह, गेंद सिंह को फांसी दी गई तो इनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उनके महल के सामने ही फांसी पर लटका दिया गया था। वो समय था 20 जनवरी 1825। इस दिन इनको फांसी दी गई थी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति विद्रोह में धावड़ा वृक्ष की टहनियों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। तो फिर से कहानी वही है, इसी परलकोट विद्रोह में जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले किया, इस परलकोट विद्रोह में विद्रोहियों को शामिल होने के लिए धावड़ा वृक्ष की टहनी भेजी गई थी और इसी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। उत्तर होगा कौन सा? तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं परलकोट विद्रोह। तो हमारा उत्तर यही होगा, परलकोट विद्रोह। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए जनजाति विद्रोह तथा उसके नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। यहां पर बताना है आपको जो जनजाति विद्रोह हुए हैं और उसका नेता कौन कौन थे जो इसको लीड किए थे। जैसे दिया है पहले में हलवा विद्रोह, तो हलवा विद्रोह 1774 से 77 की कहानी है। उस समय राजा थे अजमेर सिंह और दोनों भाइयों का संघर्ष था दरियादेव और अजमेर सिंह का। तो देख लीजिए आप अजमेर सिंह कहाँ है, तो ई में है, बना हुआ है ABCDE। तो ई में देखिए आप, ई का होना चाहिए पहला, तो ई में पहला ये दिख रहा है, मतलब ये उत्तर हो सकता है। या इसको देख के ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ई में 5 है, 5 नहीं होगा। ऑप्शन बी को आप देखिए, इसमें भी पहला है तो ये भी उत्तर हो सकता है। यहाँ भी 5 है तो ये कट गया, ऑप्शन सी और डी कट गया है। अब बचा 2 ही ऑप्शन, ए और बी। बढ़ते हैं आगे। मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसके नेता कौन थे? हिड़मा मांझी। मतलब डी का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब देखिए डी का 2 यहाँ है और डी का 2 यहाँ है, मतलब आगे बढ़ते हैं, दोनों मैच कर रहा है।
मुड़िया विद्रोह, इसके नेता थे झाड़ा सिरहा। मतलब क्या होगा, बी का 3, मतलब बी का 3 देख लीजिए, बी का 3 है, यहाँ 4 है, मतलब यही कट गया। अब बचा एक ही ऑप्शन, बी का 3 दिख रहा है आपको, तो बी का 3 ये सही है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे और मिला लीजिए, लिंगागिरी, तो इसके नेता थे ध्रुवा राव, मतलब ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 है, मैच कर रहा है। तारापुर विद्रोह दलगंजा सिंह जी थे, तो सी का 5 होना चाहिए, सी का 5 आप देख पा रहे होंगे, उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये उसका इंग्लिश। प्रश्न है 1825 में विदेशी सत्ता के विरोध में अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। अभी हम पहले प्रश्न में बात किए, 1824-25 में एक विद्रोह हुआ था जिसको परलकोट विद्रोह के नाम से जानते हैं, और इसमें जो पार्टिसिपेट्स किए थे विद्रोही वो अबुझमाड़िया आदिवासी समुदाय के थे, और उसी परलकोट विद्रोह को लेकर फिर से पूछा जा रहा है, तो उसका उत्तर क्या होगा, परलकोट विद्रोह, ऑप्शन इसका सी। फिर से परलकोट विद्रोह वाला प्रश्न है, परलकोट विद्रोह के समय शासक कौन थे। मतलब कहानी 1824-25, और उस समय बस्तर क्षेत्र में कौन सा वंश था, तो काकती वंश था। और जब ये विद्रोह हुआ तो राजा कौन था, ऑप्शन आप देखें, महिपाल देव, यही हमारा उत्तर है, महिपाल ही शासक था जब ये विद्रोह हुआ था। 1800 से 1842 की अवधि में ये राज कर रहे किए महिपाल देव, तभी ये विद्रोह हुआ। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में प्रथम अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट बस्तर यात्रा पर आए किंतु बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए। हम जब पढ़ते हैं काकती वंश का इतिहास बस्तर क्षेत्र में, तो पढ़ते हैं कि 1795 में कैप्टन ब्लंट का आगमन होता है। इससे पहले एक और अंग्रेज आ जा रहे थे 1790 में, और उसके बाद भी एक और अंग्रेज आते हैं 1799 में। एक है फॉरेस्टर 1790, एक है ब्लंट 1795, और एक है 1799 कोलब्रुक। ब्लंट की बात की जा रही है। इन लोग छत्तीसगढ़ तो आए, लेकिन यहाँ पर बस्तर बोल रहे हैं, तो बस्तर आने वाला यही है पहला, लेकिन इसको बस्तर प्रवेश करने नहीं दिया गया। उसी को बोलते हैं भोपालपट्टनम संघर्ष। 1795 की कहानी है, कैप्टन ब्लंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि हम अभी बोले 1800 से 1842 तक कौन थे, महिपाल, तो इसके ऊपर कौन थे, तो वो थे आपके दरियादेव। 1770 से लेकर आपका 1800 तक दरियादेव की कहानी है। दरियादेव जब बैठे थे तब ये अंग्रेज प्रयास किए थे बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने का। ऑप्शन ए नहीं, अजमेर सिंह नहीं होगा, दरियादेव इसका उत्तर है ऑप्शन बी। महिपाल बाद में आएंगे, दलपत देव तो बहुत बाद में आते हैं। प्रश्न है काकती शासक भैरम देव के शासनकाल में निम्नलिखित विद्रोह हुए। कहानी शुरू होता है हलवा विद्रोह से और आगे तक चलता है ये भूमकाल तक 1910 तक, और इस समय बस्तर की गद्दी में अलग अलग उत्तराधिकारी विराजमान रहते हैं। कहानी हलवा विद्रोह से अजमेर सिंह से शुरू होता है और भूमकाल जो विद्रोह होता है रुद्र प्रताप देव के समय ये खत्म होता है आदिवासी विद्रोह। यहाँ पर भैरम देव को लेकर पूछा जा रहा है कि इसके समय की कौन कौन सी घटना है। इससे पहले जो बैठे रहते हैं वो भूपाल देव, उसके समय होता है तारापुर और मेरिया विद्रोह, और उससे पहले बैठे कौन, महिपाल, उनके समय हो गया परलकोट। उनसे पहले कौन, दरियादेव, तो उनके समय हो गया भोपालपट्टनम संघर्ष। उनसे पहले कौन, अजमेर सिंह, तो उनके समय हो गया क्या, हलवा विद्रोह। अब भैरम देव की बात कर रहे हैं तो कोई विद्रोह होगा, लिंगागिरी विद्रोह होगा, मुड़िया विद्रोह होगा। इसके बाद रुद्र प्रताप का विद्रोह आएगा, रुद्र प्रताप के समय, तो उस समय भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर जी का। तो यहाँ पर देखिए भैरम देव, हलवा विद्रोह तो नहीं होगा क्योंकि अजमेर सिंह के समय की घटना है। लिंगागिरी अभी आपको बताएं ये होगा, कोई लिंगागिरी मुड़िया विद्रोह हुआ। परलकोट ये नहीं होगा, महिपाल समय की घटना है। कोई हाँ होगा, बताएं अभी आपको, मुड़िया विद्रोह ये भी होगा, मुड़िया विद्रोह बोलते हैं उसी को। मेरिया ये भूपाल देव के समय की घटना है, तारापुर आपका मेरिया विद्रोह। तो कौन कौन से, 2, 4 और 5 ऑप्शन आप देख लीजिए। 2, 4, 5 कहाँ है, ये तो नहीं होगा, 1, 2, 4 है, ये भी नहीं होगा। 2, 4, 5 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न है जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता थे। जब हम 1857 की क्रांति और छत्तीसगढ़ में घटनाएं देखते हैं तो उसमें एक पढ़ते हैं जनवरी 1858 में रायपुर में सिपाही विद्रोह की, जिसमें हम पढ़ते हैं हनुमान सिंह जी के बारे में।
हनुमान सिंह जी ने विद्रोह कर दिया था, एक अपने अधिकारी सिडवेल की हत्या कर दी थी। ठीक उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो हम बताएं कौन इसके नेता थे, नेतृत्व करता कौन सिपाही थे, तो वो है हनुमान सिंह। ऑप्शन ए में ही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना है सही मैच। सुमेलित वीर नारायण सिंह, सामने लिखा हुआ है सिडवेल की हत्या। सिडवेल की हत्या कौन किए थे, अभी पहले ही बताया, हनुमान सिंह, तो ये तो सुमेलित नहीं है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 की कहानी है। कंडेल नहर सत्याग्रह में इन्वॉल्व कौन कौन थे, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नारायण राव फडणवीस जिनको मेघावाले के नाम से जानते हैं, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। देख लीजिए कौन है इनके सामने, तो सुंदरलाल शर्मा, एक तो मैच मिल गया हमको। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो हड़ताल हुआ था 3 बार, उसके लीडर कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में हम पढ़ते हैं। देख लीजिए मेघावाले नहीं भाई। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन पेंड्रा रोड से कौन किए थे 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, तो आप जानते हैं माधवराव सप्रे जी है। यहाँ पर वामन राव लाखे जी का नाम लिखा हुआ है, नहीं, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी कंडेल नहर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न है रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पढ़ते हैं जब छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, तब हम पढ़ते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन का प्रभाव हमारे राज्य में भी पड़ा, इनकी गतिविधियों का, और हमारे राज्य में भी वकालत त्याग किए वकीलों ने। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन चला। वकालत छोड़ने वालों में दुर्ग से जो वकालत का त्याग किए थे उसमें घनश्याम सिंह गुप्त जी थे, रत्नाकर झा जी थे, और आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। रत्नाकर झा दुर्ग से संबंधित होंगे, तो दुर्ग अभी हम नाम लिए, दुर्ग से इनका संबंध रहा है, दुर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं रत्नाकर झा जी। ऑप्शन देख लीजिए, रायपुर नहीं, राजनांदगांव नहीं, बिलासपुर नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर यही होगा। सही उत्तर है इसका दुर्ग जिला। प्रश्न है गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ। जब हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के ठीक पहले हमारे यहाँ शुरू हो गया था नहर सत्याग्रह। कंडेल के किसानों ने नहर पानी के लिए लड़ाई लड़े ब्रिटिश हुकूमत से, जिसको हम नहर सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसी सत्याग्रह में गांधी जी को इनवाइट किया गया था, और गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ पहली बार पधारे थे। हम पढ़ते हैं इतिहास में छत्तीसगढ़ गांधी जी 2 बार आए हैं अलग अलग उद्देश्यों से। एक बार आए 1920 में, 2 दिनों का प्रवास था इनका, 20 दिसंबर 1920 और 21 दिसंबर 1920, 2 दिन के प्रवास पर थे। वहीं फिर आए दूसरी बार 1933 में 22 से 28 नवंबर के प्रवास पर, 2 बार आगमन हुआ। इस समय इनको इनवाइट किया गया था कंडेल नहर सत्याग्रह के, उस समय आए थे वो छुआछूत उद्धार के लिए जो प्रयास कर रहे थे गांधी जी। तो 1920 की कहानी है, 2 दिन के लिए आया, बोले 20 और 21 दिसंबर 1920। अब पूछा वही जा रहा है, आए तो रायपुर में उतरे, रायपुर रेलवे जंक्शन में। यहाँ पर रायपुर में पूछा जाए कब आए, तो ऑप्शन आप देख लीजिए 18 दिसंबर नहीं, क्योंकि मैं 20-21 बोल रहा हूँ, तो 20 को पहले आएंगे, 21 तो बाद में आएगा उसके बाद। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया। थोड़ी देर पहले ही बताए, इसका नेतृत्व कौन किया। 3 बार ये बीएनसी मिल के मजदूरों ने आंदोलन किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इसके नेतृत्व करता थे। ऑप्शन देखिए, सुंदरलाल शर्मा नहीं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन बी यही हमारा उत्तर है। प्रश्न है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। जब महात्मा गांधी 1920 में 2 दिन के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए थे, तो इनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली जी हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उन्हीं आंदोलन के नेता हमारे छत्तीसगढ़ आए। मोहम्मद अली नहीं, शौकत अली यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन बी। प्रश्न पूछा गया है असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। कहां से? दुर्ग से। थोड़ी देर पहले ही हम बताए दुर्ग से वकालत त्यागे थे कौन कौन? घनश्याम सिंह गुप्त जी, रत्नाकर झा जी और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो 3 होंगे, देख सकते हैं आप। रामदयाल तिवारी
पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित यादव राव देशमुख, ये दोनों रायपुर से वकालत त्यागे थे, ये रायपुर वाले हैं, तो ये कट गया। घनश्याम सिंह गुप्त सही हैं, प्यारेलाल सिंह जी सही हैं, और रत्नाकर झा, मतलब हमारा उत्तर होना चाहिए 2 3 4। देख लीजिए ऑप्शन आप, 1 2 3, एक आ गया, मतलब जहां जहां एक आ गया वो कटेगा। अब 2 3 4 और 2 4 है, 3 भी होना चाहिए, तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। प्रश्न है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? हम पढ़ते हैं जंगल सत्याग्रह, और हमारे यहाँ जो भी जंगल सत्याग्रह हुआ, जंगल कानून का उल्लंघन जो घटना घटी उसी को जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं इतिहास में। और ये घटना संबद्ध है वो है सविनय आंदोलन से। लेकिन कुछ जंगल सत्याग्रह इस आंदोलन के पूर्व भी घटित हुए और पश्चात भी घटित हुए। देखें अगर छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, तो इस जंगल सत्याग्रह का जो विस्तार है वो आज के छत्तीसगढ़ में बोले तो मेनली सेंट्रल छत्तीसगढ़ में था। मतलब इसका प्रभाव या आंदोलन आपको नहीं दिखेगा उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में, दिखेगा तो मध्य छत्तीसगढ़ में। मध्य छत्तीसगढ़ में 3 डिवीजन आते हैं, जिसमें से ये है बिलासपुर डिवीजन, ये है रायपुर डिवीजन और ये है दुर्ग डिवीजन। इन्हीं डिवीजन के जिलों में जंगल सत्याग्रह दिखेगा। अब जो पहले हुए वो सिहावा नगरी क्षेत्र में हुआ था, और जो बाद में हुआ वो दुर्ग डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में था, जिसमें से हम एक पढ़ते हैं छुई खदान जंगल सत्याग्रह, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, यही हम पढ़ते हैं। तो वो बाद के वाले हैं। वहीं जो 1930 में हुए उसमें आता है महासमुंद जिला में तमोरा और लभरा जंगल सत्याग्रह, धमतरी जिला में आता है आपका रुद्री नवा गांव गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, बालोद जिला में आता है पोड़ी मोहबना, बिलासपुर में आता है पोड़ी सीपत, बांधा खार आता है कोरबा में, पकरिया आता है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। तो ऐसे जंगल सत्याग्रह हुए 1930 में। यहां पर पूछ रहा है कब का? 1922 का। तो मैं 30 में जो नाम लिया वो कट जाएंगे, और जो मैं आगे नाम लिया वो कट जाएंगे। पहले बचेगा वो देखें हम। तो यहां से पूछा जा रहा है क्या था वो सत्याग्रह जो हुआ था, तो मैं बता दिया भाई जंगल सत्याग्रह था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में होगा, 22 में नहीं। नमक सत्याग्रह 1930 में होगा, 22 में नहीं। कृषक सत्याग्रह, कृषक आंदोलन हमारे यहाँ हुए तो हम पढ़ते हैं कंडेल से, मेनली किसान आंदोलन, तो ये नहीं होगा। और जंगल सत्याग्रह, ये जो सिहावा नगरी का सत्याग्रह था वो जंगल सत्याग्रह था। प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़िए, कथन दिए हुए फिर हमको उत्तर बताने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, एकदम सही। अभी जो बताया मैं 1930 में बहुत सारे जगहों पर जंगल सत्याग्रह हुआ है, मतलब कथन एक सही है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, नहीं भाई। जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं तो उस समय जंगल सत्याग्रह देखते हैं, और जब जंगल सत्याग्रह देखते हैं तो रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह देखते हैं, जहां पर बर्बरता हुआ, पुलिस ने गोली चला दी थी, कई उसमें आंदोलनकारी घायल हुए थे, तो शांतिपूर्ण नहीं रहा है। तो इसलिए कथन दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। देखें नवागांव रुद्री या रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलाए, अभी तो बताएं, मतलब ये भी कथन का है, सही है। सही कथन क्या होगा? 1 और 3। ऑप्शन देखिए, केवल एक सही, केवल एक तो नहीं बोलेंगे, 3 भी आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन कटा। ऑप्शन बी केवल 1 2 सही, 2 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि गलत कथन है वो। ऑप्शन सी केवल 2 सही, 2 तो गलत ही है, सही होने के चांस नहीं है। ऑप्शन डी इसका उत्तर है, 1 और 3 सही। प्रश्न है छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। गट्टा सिल्ली कहाँ? धमतरी में, ठीक। 1930 की घटना है, ये भी जंगल सत्याग्रह है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल शर्मा जी थे, नारायण राव मेघावाले जी थे, नथु जी जगताप जी थे। तो देखिए ऑप्शन को, नारायण राव मेघावाले थे, अभी नाम लिए उसमें, नथु जी जगताप ये भी थे, मतलब दोनों थे। तो ऑप्शन अगला देखें, उपरोक्त तो दोनों ही सही है दोनों, लेकिन इसमें वामाराव लाखे जी नहीं थे, तो उत्तर होगा सी। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे? स्वराज दल जो गठित किया गया था, इसमें छत्तीसगढ़ का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो बिलासपुर के थे, ई राघवेंद्र राव जी। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ई राघवेंद्र राव, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी।
प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई, पुलिस ने गोली चालन किया, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। मैं इसे पहले भी बता चुका हूं कौन सा है, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 1930। तो उत्तर होगा रुद्री नवागांव, ऑप्शन बी। प्रश्न है बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किनके नेतृत्व में हुआ, कौन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित किए, तो नाम मिलता है दिवाकर करलीकर जी का, जिन्होंने पिकेटिंग की थी, मतलब जो विदेशी शराब दुकान है उनके समक्ष धरना प्रदर्शन से इन्होंने प्रारंभ किया था। देखिए अगर महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का है, दिवाकर करलीकर, ऑप्शन ए में हमारा उत्तर है। वासुदेव देवरा से वानर सेना से संबंधित है। रामदयाल तिवारी जी जो है वो रायपुर के थे, और ई राघवेंद्र राव जी का योगदान स्वराज दल में रहा, आगे चल के और मिलेगा आपको 1942 जो आया क्या क्रिप्स मिशन, उससे रिलेटेड और कहानी इनकी। प्रश्न है 1930 के रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कमान किसने संभाला, तो इसमें शामिल थे रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में वो थे आपके सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले जी और नथुजी जगताप जी का नाम मिलता है। ऑप्शन आप देखें, सुंदरलाल शर्मा सही है, नारायण राव मेघावाले ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा अगला देखें, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ये नहीं है। ऑप्शन डी देखिए आप, ए और बी दोनों, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्न में से कौन थे। अगर हम संविधान सभा गठन की बात करें तो 6 सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे इसमें, जिसमें से 3 का निर्वाचन खालसा क्षेत्र या ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश क्षेत्र से हुआ था, और 3 जो है वो देसी रियासतों से शामिल हुए थे, जिसमें से 3 में घनश्याम सिंह गुप्त जी, 1 छेदीलाल श्रीवास्तव जी, 2 और रविशंकर शुक्ल जी। इन लोग खालसा क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र से हुए। वहीं 3 जो रियासतों की तरफ से गए थे, राजा रघुराज, 1 राम प्रसाद पोटई, 2 और किशोरी मोहन त्रिपाठी 3। ऑप्शन आप देख लीजिए, जो 6 नाम बताया उसमें द्वारिका प्रसाद मिश्र इनका नाम कहीं नहीं लिया मैं, माधवराव सप्रे इनका भी नाम नहीं लिया, राम प्रसाद पोटई इनका नाम लिया मैं इधर वाले में, तो ये हाँ सही है। रामदयाल तिवारी इनका नाम नहीं लिया हूँ 6 नाम में, तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी। प्रश्न है सुमेलित करना है रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस कब का है, तो जुलाई 1942, जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चालू हुआ था, उससे ठीक पहले की घटना हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रायपुर डायनामाइट केस ये चल रहा था जब आंदोलन, तब की घटना है। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, ये 28 अगस्त की घटना 1942 की, और रायपुर में वानर सेना ये 1930 की घटना है, जब सेकंड फेज चला हमारे यहाँ, मतलब 32 बोलिए आप, 1932 जब सेकंड फेज चला किसका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब देखिए रायपुर षड्यंत्र केस, इसके मास्टरमाइंड थे कौन, पराशराम सोनी जी। षड्यंत्र चल रहा था, पराशराम सोनी 4 नंबर में देखिए ए का होना चाहिए 4। अब देख लीजिए ए का 4 कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, तो बचा सी डी। रायपुर डायनामाइट केस बी का होना चाहिए क्या, ईश्वरी चरण शुक्ल, तो बी का होना चाहिए 1। अब देखिए बी का 1, तो ऑप्शन सी भी कट गया, हमारा उत्तर ऑप्शन डी होगा। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, तो आग कौन लगाया था, वो था रघुनंदन सिंह रावल जी। और वानर सेना रायपुर में कौन गठित किए थे, किनके नेतृत्व में हुआ था, तो 14 वर्ष के एक बच्चा जिनका नाम था बलीराम दुबे, इनके नेतृत्व में ये गठित हुआ। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, ये उसका इंग्लिश है। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के सिविल लाइन में किसने ध्वजारोहण किया। 15 अगस्त जब हमको आजादी मिली तब ध्वजारोहण किया गया विभिन्न स्थलों में हमारे प्रदेश में। तो हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, जिसमें रायपुर में 2 जगहों पर ध्वजारोहण हुआ। एक सिविल लाइन में हुआ पुलिस परेड ग्राउंड, और एक हुआ आपके गांधी चौक में। गांधी चौक में जो ध्वजारोहण किए थे वो थे वामन राव लाखे जी, और सिविल लाइन में जो ध्वजारोहण किए थे वो थे आर के पाटिल जी। तो सिविल लाइन मतलब पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण की बात करें, आर के पाटिल हमारा उत्तर होना चाहिए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ये नहीं, कहीं ध्वज नहीं फहराए थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ये सीताबर्डी किला में फैलाए थे, फहराए थे नागपुर में, तो ये तो होगा नहीं। वामन राव लाखे मैं बताया भाई ये कहाँ फहराए हैं,
तो गांधी चौक में तो ये भी नहीं होगा, सिविल लाइन की कहानी चल रही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। प्रश्न है 1856-57 में बस्तर का मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हम मैच द फॉलोइंग वाले एक प्रश्न देखे थे जिसमें लिंगागिरी विद्रोह हम देखे थे, शासक भी देखे थे, भैरम देव के समय की कहानी है ये, और इसके नेता भी देखे थे ध्रुवा राव। ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ है ध्रुवा राव माड़िया, तो ऑप्शन है बी। छत्तीसगढ़ में जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? ये लोकप्रिय की उपाधि किससे संबंधित है छत्तीसगढ़ में? तो असहयोग आंदोलन 1920 की घटना से संबंधित। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ, इसी समय हमारे छत्तीसगढ़ से उपाधियों का त्याग हुआ, जिसमें राय साहब राय बहादुर की उपाधि छोड़ी गई, जिसमें से वामन राव लाखे जी ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया और इनको रायपुर की जनता ने एक उपाधि प्रदान की, लोकप्रिय की। तो लोकप्रिय उपाधि किनसे संबंधित? वामन राव लाखे। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए में हमारा उत्तर है वामन राव लाखे। प्रश्न है सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा, जो सिलेबस में है मुहावरा लोकोक्ति जनौला, उससे प्रश्न है। सुख के दिन आना, सुख के दिन आना उसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं दिन बहुरना। ठीक, हमारा उत्तर होना चाहिए दिन बहुरना। दिन पूर्णा मतलब पूर्णा मतलब समाप्त हो गया बोलेंगे, दिन नंदाना मतलब वो बीत गया है, और दिन देखना वो देखना है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है दिन बहुरना। बहुर गए बोलते, पलट गए है या समय बदल गए है। गोरसी में आग होना से आशय है। ठीक, ऑप्शन देखिए ज्यादा भाव खाना, ज्यादा प्रेम होना, मन में ईर्ष्या होना, एकदम दुखी होना। गोरसी में आग होना, आग वाला जहां काम आ गया, आग आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, ऐसे नहीं आते नहीं हिंदी में। तो आग होना, तो इसका मतलब है मन में ईर्ष्या होना। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील, दूसरे का जो गुस्सा है वो दूसरे पर आके उतार देना है। आजकल कॉमन है, किसी के ऊपर कोई उसको चिल्ला दिया, थपड़ा लगा दिया, तो उसको नहीं मार पाएगा, दूसरे लड़का का मार दिया, वैसे टाइप का है। मतलब दूसरे गुस्सा दूसरे पर उतारना, उसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। ठीक, मतलब बन के पथरा मतलब जंगल में पथरा में हपट गए और घर में आग काला फोड़ा थे, सिल्ला फोड़ा, वही पथरा में दिखाना दिस ना रोसला। तो ये है लड़ाई करना नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, वही ये हमारा उत्तर है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? कथरी ओढ़े मतलब एकदम सामान्य रहना है, और का खाना है? घी खाना है। तो का है? संपन्नता छिपाना है भाई। घी खाते लेकिन ओढ़त का है कतरी, कंबल भी ओढ़ सकते, रजाई भी ओढ़ सकते। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे है? संपन्नता से है, लेकिन वो छिपा रहा है, दिखा नहीं रहा है, आडंबर नहीं कर रहा है। देखें कथरी ओढ़ना कैसे हो जाइए, घी खाना ये कैसे हो जाए, घी खाते छो। संपन्नता छिपाना, यही इसका क्या है? सही आंसर है। करम के नांगर भूत जोते से आशय है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जो भाग्यशाली होता है ना, उसे बोलते करम के नांगर को भूत जोत रहा है। ठीक, मतलब इसका संबंध भाग्यशाली कर्महीनता से नहीं है भाई, विपत्ति का कार्य नहीं है। ऑप्शन है इसका उत्तर सी के साथ, भाग्यशाली होना। प्रश्न है नीम के छांव महतारी के पांव संबंधित है, इसका छत्तीसगढ़ी पर्याय होता है पर्यावरण का समर्थन करना। तो ऑप्शन होगा इसका बी। अंजोरी पाक खाना से आशा है, अंजोरी पाक आगे मतलब अच्छा दिन आगे बोलथन। ठीक, तो वही कथे छत्तीसगढ़ी में अंजोरी पाक खाना, अच्छे दिन आना। शुक्ल पक्ष नहीं भाई बोला, अंजोरी रात कथन। ठीक, और पाक भी बोलथन, अंजोरी पाक, यहाँ पर आना बोल रहे हैं, तो इसका संबंध है अच्छे दिनों से। ठीक है, तो अच्छे दिन आना इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे अंधियारी पाक बोलते हैं तो अंधियारी पाक मतलब काला दिन, और अंजोरी बोलते हैं अंजोरी बोल देने ला, अंधियारी बोल देने ला, तो अंधियारी मतलब काला दिन, अंजोरी मतलब शुक्ल पक्ष वाले सीजन को बोलते हैं, पक्ष को बोलते हैं। पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? अब अच्छे से जानते हैं, हम नृत्य में पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में एक अनुसूचित जाति समुदाय है जिसकी संख्या सबसे अधिक है हमारे प्रदेश में, वो है सतनामी। और सतनामी समुदाय के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य ऐसा हम पढ़ते हैं, भले आज के डेट में इसमें बच्चियां लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ये मुख्यतः इस समुदाय के पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। तो देखें अगर गोंड, तो गोंड जनजाति नहीं करती, जनजाति है वो। उरांव ये भी जनजाति है। राउत एक जाति है, ये नहीं करती, राउत नाचा वाले। ठीक है,
तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न है हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? हुल्की पाटा मुरिया जनजाति संबंधित है। मुरिया जनजाति जिस क्षेत्र में रहेंगे उसी क्षेत्र में इसका गायन होगा। अब मुरिया जनजाति कहाँ रहते हैं? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो गायन कहाँ होगा? दक्षिण छत्तीसगढ़ में होगा। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ बोलने का मतलब संभाग कौन सा? तो बस्तर संभाग भाई, तो उत्तर होगा इसका बस्तर, ऑप्शन बी। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? भरथरी, जो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन है और इसकी गायन शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध गायिका रही है, बिलासपुर की है, जो जिनका नाम है सूरजबाई खांडे जी। सूरजबाई खांडे की फेमस गायिका है। तीजनबाई ये पंडवानी गायिका है, भरथरी वाली नहीं है। श्रीमती सूरजबाई खांडे यही हमारा उत्तर है। रितु वर्मा जी पंडवानी गायिका है। अलका चंद्राकर जी क्या है? तो ये तो लोक गायिका है। बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन है? बसदेवा जाति के द्वारा इस बसदेवा गीत का गायन होता है। अब इस गीत को गा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसकी कथा वस्तु होगी, किस पर डिपेंड होगा वो गाना? तो इसमें गाना जो गाया जाता है बसदेवा समुदाय के द्वारा वो है श्रवण। श्रवण जो है आपके वही दाई दादा के दुलारवा बेटा श्रवण, ठीक, तो वही श्रवण से संबंधित ऑप्शन सी। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? लिंगो पाटा का संबंध जो है एक समुदाय से है जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ के जिलों में निवास करती है। जनजाति का नाम है प्रधान। एक माओ पाटा होता है, मुरिया लोग गाते हैं। लिंगो पाटा का संबंध प्रधान से है। ऑप्शन आप देखिए सी इसका उत्तर होगा। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? ये जो मृतक स्तंभ है मतलब परिजनों के मृत्यु के पश्चात जैसे हम लोग मठ बनाते हैं ना, वैसे ही आदिवासी समुदाय जो है, दंडामी माड़िया समुदाय जो है, मृतक स्तंभ स्थापित करती है। और जब ये मृतक स्तंभ बनाती है तो उनके यादों से संबंधित चीजों को पत्थर में मस्त पेंटिंग के माध्यम से गड़ा देती है। तो इसका संबंध किससे है? माड़िया जनजाति, दंडामी माड़िया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? कपालिक शैली, अब हम पंडवानी गायन देखते हैं तो वेदमती और कपालिक शैली देखते हैं, पंडवानी से इसका संबंध है, ठीक। ऑप्शन देखिए पंथी, नहीं पंथी से नहीं है भाई। राउत नाचा, इससे भी इसका संबंध नहीं। सुवा नाचा, इससे भी नहीं है। पंडवानी, इसका उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कृष्ण नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, मतलब पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य। सुवा केवल महिला लोग करते हैं, छोटे लड़की लोग करते हैं। कर्मा, इसमें महिला पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कर्मा ददरिया। सैला, इसमें भी दोनों का पार्टिसिपेशन है। राउत नाचा, देखे होंगे आप, राउत समुदाय के पुरुष वर्ग लोग ही इस नृत्य को करते हैं। प्रश्न है कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? कल्याण दास, पंडित कल्याण दास, जो रायगढ़ घराना है हमारे यहाँ, कथक नृत्य शैली से संबंधित वहां के एक फेमस कलाकार रहे, कथक से संबंधित रायगढ़ घराना। तो ऑप्शन इसका यही हमारा उत्तर है, कथक। प्रश्न है राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह ये दक्ष थे जिस वाद्य यंत्र को बजाने में, वो है तबला। उत्तर है इसका ऑप्शन ए। संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। हम पढ़ते हैं कला संस्कृति में संस्कार गीत, जन्म के समय संस्कार गीत, विवाह के समय संस्कार गीत। तो जन्म में सोहर गीत गाते हैं और विवाह में बहुत अगन गीत है, अलग अलग रस्म, विदा गीत गाते हैं, ठीक, भांवर गीत गाते हैं, चुलमाटी, तेल चघी, भड़ौनी, पठौनी, ऐसे बहुत अकन है, ठीक। तो देख सकते हैं आप सोहर गीत, हाँ संस्कार गीत है। बिहाव गीत बिहाव के समय गाते हैं, पठौनी पठौनी के समय गाते हैं। और ऑप्शन में डी में सब वो है, मतलब ऑप्शन डी इसका उत्तर। प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं, उसमें सुमेलित करना है। एक है लोक कला और एक सूची में है कलाकार। चंदैनी गोंदा, चंदैनी दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा स्थापित एक लोक कला मंच था, मतलब इसका संबंध दाऊ रामचंद्र देशमुख जी से है। नाचा, फादर ऑफ नाचा किसको बोलते हैं? तो वो है आपके फादर ऑफ नाचा दुलार सिंह मंदरा जी। पंडवानी, पंडवानी तो बहुत सारे कलाकार हैं। भरथरी सूरजबाई खांडे जी हैं फेमस। अब देखते हैं इसमें से मैच करते हैं। चंदैनी गोंदा रामचंद्र देशमुख जी का नाम है क्या? देखिए रामचंद्र देशमुख 2 नंबर पे है, मतलब आ का होना चाहिए 2। फिर
नाचा है, नाचा तो दाऊ मंदराजी ब का होना चाहिए 3। ऑप्शन देख लेते हैं। आ का देखिए 2 सब में है, बा का 3 एक ही जगह, मतलब ये ऑप्शन कट ही जाएंगे। उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। मिला लेते हैं। और फिर पंडवानी है तो पंडवानी में झाड़ू राम देवांगन, फादर ऑफ पंडवानी इन्हीं को बोलते हैं, झाड़ू राम देवांगन। और भरथरी तो बता ही दिए सूरज भाई खंड है, मतलब सा का 4 और द का 1, सा का 4 और द का 1 हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। ये था आपके टेस्ट क्रमांक 8 में पूछे गए छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की। इससे आगे के प्रश्न भारत का इतिहास लेकर आ रहे हैं प्रदीप राव सर। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज 8 के भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे। तो यहां पर याद रखना है ये संबंधित बोले हैं, किसके सदस्य थे, कहां पर क्या था इनका रोल, ये नहीं पूछा है, ये संबंधित किससे थे। तो यहां पर पूना सार्वजनिक सभा पहला लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे और इनकी स्थापना किसने की है पूना सार्वजनिक सभा की, तो गोविंद महादेव रानडे 1867 में इसका निर्माण हुआ था। तो यहां पर देखिएगा यहां से संबंधित है। फिर सहमति की आयु विधेयक या जिसे कहते हैं द एज ऑफ कंसेंट बिल, इसका बाल गंगाधर तिलक जी ने विरोध किया था। तो याद रखिएगा ये आया तो था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ये हमारे सामाजिक नियमों में छेड़छाड़ है और इसका बाल गंगाधर तिलक जी ने विरोध किया था। तो ये भी याद रखिएगा, इससे भी संबंधित थे। फिर बात करते हैं गौ रक्षणी सभा से। तो गौ रक्षणी सभा दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। इस सभा का बाल गंगाधर तिलक जी से कोई संबंध नहीं है। और वही बात करें आत्मीय सभा, तो ये जो है 1814 के आसपास राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर ही ब्रह्म समाज कहलाया था। तो यहां पर देखते हैं इन दोनों से इनका कोई भी संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 केवल। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात केवल 1 और 2। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। अब देखिए यहां पर बोला है सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, अगर सही है, नहीं है, गलत है, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको उसको मार्क करके उसको चलना है। तो यहां देखिएगा अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 अधिवेशन हुए हैं, 1883 और 1885 में। तो दोनों याद रखना है, मतलब इसके आधार पर क्या है, ये सही है। दूसरा देखते हैं कथन, ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था का गठन हुआ था। बिल्कुल यहीं पर दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, 1885 जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है तो वहीं पर इस यूनियन शब्द की जगह वो कांग्रेस शब्द का चुनाव करते हैं। तो अब जाकर पूरा नाम पड़ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी सत्य है, तो दोनों के दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा कथन लिखा हुआ है, पी आनंद चार्लू एवं शिशिर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। बिल्कुल ये दोनों के दोनों शामिल थे, मतलब हमारे तीनों कथन सत्य हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा यहां पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में की गई। बिल्कुल सत्य, इससे पहले ही हमने प्रश्न में डिस्कस किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में, जी हाँ, बंबई में एक कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहीं पर इसके पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तीसरा इसमें कथन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम जी नहीं, ए.ओ. ह्यूम ने नहीं की थी, उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहां पर देखिएगा तीसरा कथन गलत हो गया है। तो यहां पर जहां जहां तीसरा लिखा वो तो गलत हो गया। पहला तो हमारा सत्य था, साथ में हमारा दूसरा भी सत्य था। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मैं भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। तो ये कथन जो है किसका है, तो आपको भी बताना है। जब आप बंगाल विभाजन पढ़े और उस समय आप देखते हैं कि तत्कालिक जो गवर्नर जनरल या कहें वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, और लॉर्ड कर्जन का ही कथन था ये, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस मरने की अवस्था में और इसके शांतिपूर्ण मरने में क्या करूंगा, सहयोग करूंगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड कर्जन जी का ये कथन था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उद्देश्य कौन से थे। तो आपको बताना है प्रारंभिक चरण में जो उदारवादी नेता थे उनका सोचना क्या था, उनका विचार क्या था। तो यहां पर आप देखते हैं
जनता का राजनीतिकरण करना, बिल्कुल सत्य है, और उन्हें राजनीति की शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिएगा, लोगों में धर्म, जाति या क्षेत्रीयता से पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विस्तार करना, बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को शामिल करना, बिल्कुल नहीं। ये जब विचारों में बदलाव आता है उदारवादियों के बाद, तब उग्रवादियों का जब जन्म होता है, उनका ये विचार रहेगा जनता के साथ मिलकर व्यापक तौर पर आंदोलन करना, किनके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जहां पर भी तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? गलत। केवल 1 और 2 यहां पर क्या होंगे? आपके सत्य होंगे। अगला प्रश्न है, उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या क्या दिया है कथन हमारे पास। इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च वर्ग था, बिल्कुल सत्य है। जो प्रारंभिक उदारवादी नेता थे उसमें उच्च वर्ग के शिक्षित लोग और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। दूसरा, ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, ये भी सत्य है। तीसरा, ये भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे, ये भी सत्य है। तो हमारे तीनों कथन यहां पर सत्य हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 तीनों। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप देखिएगा प्रश्न में जहां पर भी सही गलत अगर ऐसा लिखा हो तो पहले तो उसको मार्क करिए, फिर उसके बाद हम कथन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो पहले देखिएगा, लाल बाल पाल अपने शुरू से स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, इतना तो आपको पता है, बाकी बाद में हम देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, जी नहीं, गलत, क्योंकि मैंने बताया आपको गरम दल से संबंधित लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक। तो यहां पर देखते हैं, वे कांग्रेस के गरम दल से थे, बिल्कुल ये सत्य है। तो देखिए आगे चाहे तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़े तो भी हमारा चल जाएगा, क्योंकि यहां पर कथन नहीं दिया, यहां पर डायरेक्ट क्या दिया? ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी, ठीक। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, जी नहीं, बलदेव प्रसाद जी थे, ये गलत है गया। फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ये भी गलत है। तो यहां पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब उदारवादियों के बाद उग्रवादियों का आना, ये क्यों हुआ, क्यों पॉसिबल हुआ, ये कारण हमको बताना है। तो देखिएगा, शिक्षा, जी हाँ, शिक्षा का प्रचार हो रहा था, शिक्षा का विस्तार हो रहा था, और साथ ही साथ देश में बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही थी। तो लोगों का रुझान कहां चले जा रहा था कि ये सब किसके कारण हो रहा है? अंग्रेजों के कारण हो रहा है। तो ये कारण है, पहला सत्य है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर इटली की क्रांति हो रही थी, रूस की क्रांति हो रही थी, जापान में क्रांति हो रही थी। तो ये सब क्या हो रहा था कि बाहर से दबाव पड़ रहा था भारतीयों पर, यह कहें कि भारतीय इससे विचार कर रहे थे कि अगर ये छोटे मोटे देश मिलकर क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा, या हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर यह भी सत्य है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिएगा, रेलवे का विकास, तो रेलवे का विकास बाध्य नहीं था, या कहें रेलवे का विकास था राष्ट्रीयता की भावना के लिए, लेकिन किसके लिए नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद के लिए क्या नहीं था? कारण नहीं था। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो अब देखें, पहला और दूसरा सत्य है। अगर ये देखें तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन सत्य होगा, कौन सा? वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया था, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, आप देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत पर शासन करना है तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनानी पड़ेगी। जब बंगाल विभाजन होता है, ठीक उसी समय क्या करते हैं, अंग्रेज अपनी इस नीति को लेकर आते हैं और मुसलमानों को अपनी ओर करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बिल्कुल, अंग्रेजों की तो महत्वाकांक्षा थी, अंग्रेज चाहते भी थे। तो इस आधार पर अगर देखें, यहां पर ऑप्शन, यहां पर हमारे दोनों कथन सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? फिर से आपको देखना है, सही पूछा है। तो देखिए, अगर आप गदर पार्टी के बारे में पढ़ते हैं तो लाला हरदयाल जी के बारे में पढ़ते हैं, और क्या चीज याद आता है? सैन फ्रांसिस्को, कहां का? अमेरिका का। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इसका मुख्यालय कहां है? तो वैंकूवर, ये तो कनाडा में है, ये तो गलत है। यहां तो आपका कामागाटा मारू वाला प्रकरण हुआ था, ये गलत है। तो ये पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इसका कार्य अधिकारियों की हत्या की योजना बनाना था, बिल्कुल सत्य था। यहां पर कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, मदन ढींगरा ने, इसी के सदस्य थे। फिर इसने
सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह करने की कोशिश भी की थी, ये भी सत्य है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सत्य है। तो यहां पर देखिएगा पहला जहां जहां है वो तो गलत है आपका, दूसरा और तीसरा क्या है सत्य, मतलब अर्थात ऑप्शन सी आपका यहां पर सत्य है। अगला देखते हैं, 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जैसे जानते हैं हम 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वैसाखी के दिन। तो ये बताना है कि इस घटना के बाद किस व्यक्ति ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी जो ब्रिटिश सरकार ने प्रदान की थी। तो याद रखिएगा ये व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है। तो यहां पर देखिएगा सही नहीं है मतलब आपको गलत की पहचान करनी है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, पूना पैक्ट क्या लिखा हुआ है 24 सितंबर 1834। 1834 जी नहीं, 1832 में हुआ है। 16 अगस्त के दिन आता है आपका क्या, मैकडॉनल्ड अवार्ड। ठीक, इसी के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, 5 दिन का अनशन करते हैं सितंबर में, और जो 5वां दिन होता है 24 सितंबर 1932, उसी दिन क्या होगा, पूना पैक्ट होगा। तो ये यहां पर गलत लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत को पहचान करना है तो ये हमारा ये गलत है, मतलब इसको हम राइट टिक कर रहे हैं। बाकी तो ये सब सही है। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ ये सत्य है। साथ ही देखते हैं पूना पैक्ट के लिए दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार होगा, ऐसा था अधिकार। साथ ही साथ ये भी देखिएगा दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में बढ़ा दी गई थी और 71 से बढ़ाकर 71 कहां दिया गया था, ये दिया गया था कहां, मैकडॉनल्ड अवार्ड में। ठीक, और उससे जब गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर क्या करते हैं, जब समझौता होता है तब उस 71 सीट को बढ़ाकर 147 कर दिया जाता है। तो ये तीनों सत्य है। कौन सा गलत है, तो यहां पर देखिएगा ये जो पैक्ट है ये हुआ क्या था 32 में, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 34, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन आपको बताना है किस घटना के आसपास हुआ या किन कारणों से हुआ था। तो यहां देखिएगा भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, दूसरा ऑप्शन है खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, और चौथा भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध को प्रकट करना। अगर आप देखें प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश द्वारा या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा टर्की से की जाती है सिवर्स की संधि, और वहीं पर क्या किया जाता है, जो खलीफा होता है, जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है और जो तुर्की था उसका विभाजन कर दिया जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं पूरे विश्व के, वो सब मिलकर, और भारत में खासकर यहाँ पर क्या चलता है, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा खलीफा से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्न में से किस पर केंद्रित थी। तो बता दें, जब गांधी जी भारत आते हैं तो 1916 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। कब, कहां, तो याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो यहां पर ये बोलते हैं कि कांग्रेस की आलोचना करते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये उच्च वर्ग के लोग ही शामिल हैं और वहीं तक की सीमित रह गई है आपकी कांग्रेस। ठीक, इसी पर ध्यान केंद्रित करके ये क्या करते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि साल में आपको एक बार मिलना है और एक बार मिलने के बाद कोई भी प्रयास नहीं करते अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहीं पर आपको याद रखना है, उच्च वर्ग मतलब क्या होता है, अभिजात्य वर्ग। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर विद्रोह दिए हुए हैं, गडकरी विद्रोह, किट्टूर विद्रोह, भील विद्रोह और त्रवणकोर विद्रोह। तो त्रवणकोर विद्रोह केरल में हुआ था 1808 से 9 के आसपास में। भील विद्रोह होता है 1818 के आसपास। फिर उसके बाद बात करें 1824 में होता है किट्टूर विद्रोह, और गडकरी जिसे कोल्हापुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए ये कब हुआ, 1844 में। तो अगर इसको देखें तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, त्रवणकोर, फिर भील, फिर उसके बाद होगा किट्टूर, फिर उसके बाद होगा गडकरी विद्रोह। तो यहाँ पर देखिएगा 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह
को कथा की आधार भूमि बनाया था, मतलब कौन सी घटना का उल्लेख इन्होंने अपने आनंद मठ में किया था। तो अगर आप सन्यासी विद्रोह पढ़ें तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आपको इस बुक में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उल्लेख किया है। आपसे प्रश्न है कि नील विद्रोह का उल्लेख या किस नाटक में किया गया है, तो आपको आंसर पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस जनजाति विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय, याद रखिए हमने कहा बाजीराव द्वितीय, और दूसरा लिखा हुआ है इसमें उनके प्रतिनिधि त्रयंबक जी नांगलिया ने प्रोत्साहित किया। तो आपको सबसे पहले इस प्रश्न को हल करना है, तो आपको पूरा का पूरा जो समकालीन जो परिस्थितियां थी उनको समझना है। जैसे अगर बात करें पेशवा की, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1795 से लेकर 1818, ये अंतिम पेशवा थे। इसके बाद क्या होता है, तीसरा जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो इनको पेंशन में कहां भेज दिया जाएगा, कानपुर के पास पीठूर में भेज दिया जाएगा, यहीं पर इनका अंतिम समय गुजरेगा। तो यहां पर देखिएगा इस दौरान अगर कोई विद्रोह हुआ है तो वो इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन कैसे निकाले, हमारा आंसर कैसे होगा, कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। इससे पहले हमने भील विद्रोह देखा था 1818, फिर उसके बाद रामोसी, ये होता है 1822 में, और कोल्हापुर याद कीजिए अभी हमने बताया था गडकरी विद्रोह, ये होता है कौन, तो होता है 1844 में। तो यहां पर देखिएगा आप खुद अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से विद्रोह को इन्होंने प्रोत्साहित किया होगा। तो इनके कार्यकाल से संबंधित कौन सा है, तो भील विद्रोह है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भील विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहां पर फिर बोल रहा है क्या, नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो आपको पता करना है। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो हमने कई बार पढ़ा होगा, इतिहास जब भी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो ये वाला फैक्ट जरूर देखते हैं। फिर कार्नवालिस ने चिर स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट, या इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, ये भी सत्य है। फिर उसके बाद है लॉर्ड बेंटिंग, तो भाई ये तो हम जानते हैं सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था 1829 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। फिर उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्ति, मतलब मैकॉले मिनट। तो मैकॉले मिनट के बारे में, ये जो हम शिक्षा वृत्ति वाली जो बात कर रहे हैं वो मैकॉले मिनट की बात करें, तो मैकॉले कब आते हैं, तो वो आते हैं बेंटिंग के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तभी तो आप देखते हैं शिक्षा चालू हो जाती है, फिर शिक्षा के लिए नीतियां बननी चालू हो जाती है भारत में 1835 के आसपास। तो ये कैनिंग वाला आपका गलत है, क्योंकि कैनिंग कब आते हैं, 1856 में आते हैं, इन्हीं के समय 1857 की क्रांति होती है, और ये कब तक रहते हैं, 62 तक रहते हैं। तो ये आपका क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि आपको सही नहीं देखना था, गलत देखना था। तो आपको कौन सा सत्य हो जाएगा, डी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको शायद पहली बार देखने को मिला होगा, क्योंकि देखिएगा ऐसे प्रश्न बहुत कम दिखते हैं, हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको ये प्रश्न दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिएगा लॉर्ड वेलेजेली थे, आप जानते हैं लॉर्ड वेलेजेली को, जिन्होंने सहायक संधि चालू की थी। अब इनके बारे में बता दें, ये पहले थे जिन्होंने जो शहरी क्षेत्र थे वहां पर घाट, शमशान घाट आदि सबको, और चर्मशोधन जो उद्योग थे उन सबको शहर से बाहर कर दिया, और शहर के भीतर साफ सफाई ज्यादा रखने की बात की थी। तो ये याद रखिए, इसका उत्तर क्या है, लॉर्ड वेलेजेली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन के विकास किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी, और इस दौरान भारत में 1848 से लेकर 1856 तक थे गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। तो ये आपका सत्य आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया है। तो ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो आंदोलन है भारत में किसान आंदोलन में विशेष महत्व रखता है, मुख्य परीक्षा में भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित हुआ था, ठीक है। और ये जो था ये किसका काल था, रिपन का काल था। 1880 से लेकर 84 तक कौन थे, रिपन थे, लॉर्ड रिपन वायसराय थे भारत के। इस दौरान उन्होंने जो अल्प आयु के श्रमिक थे उनकी संरक्षण की बात की थी, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य
और जन स्वास्थ्य की बात इन्होंने की थी, वहां पर मेडिकल एड पहुंचाने की बात की थी, वहां पर उनके अगर मान लो दुर्घटना हो जाए तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी होने चाहिए, ऐसे भी उन्होंने बात की थी इस फैक्ट्री एक्ट में। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ? मतलब ये पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश में मुख्यतः बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था। तो देखिएगा ये जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था कहां? छोटा नागपुर क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा लिखा हुआ है वैकोम सत्याग्रह कहां चलाया गया था? बात करें वैकोम सत्याग्रह, ये चलाया गया केरल में। केरल में क्या था कि अस्पृश्यता वाला या कहें छुआछूत वाला मामला बहुत था। दलित वर्ग को मंदिर प्रवेश तो क्या, उस मार्ग का भी प्रयोग करने पर क्या थी? उनको मनाही थी। तो इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था ताकि वो मंदिर में प्रवेश कर पाए और साथ ही साथ जो सार्वजनिक जो मार्ग है उनका भी वो प्रयोग कर पाए। तो याद रखिए ये आंदोलन कहां हुआ था? केरल में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो नाम में लिखा हुआ है बिरसा मुंडा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी ने की थी। देखिएगा ये प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, अखिल भारतीय या सहजानंद जी पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि सहजानंद जी के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप याद रखें, सहजानंद जी ने क्या किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को क्या किया था? हराया था। तो जब आप देखते हैं संथाल विद्रोह पढ़ते हैं तो सिन्हो और कान्हू के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर और भी उनके रिश्तेदार थे, ठीक है, उनकी बहनें भी इसमें शामिल थी सिंधु और कान्हू की। तो यहाँ पर इन्होंने जुलाई 1855 में मेजर बरो को पराजित किया था। तो ये जब आप देखते हैं ये संथाल विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो सफल हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने सिन्हो और कान्हू को पकड़कर फांसी तो दे दी थी लेकिन इनके मांग को अंग्रेजों ने पूरा किया था और संथाल परगना का निर्माण भी हुआ था इस समय। तो ये याद रखिएगा कौन से मेजर पराजित हुए थे? तो मेजर बरो पराजित हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या कहें एटक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1920 में इस एटक की स्थापना होगी। तो यहां पर याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1920। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो ये मुंडाओं का विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ है। तो अब देखिएगा इसका उत्तर आपको पता चल चुका है क्योंकि ये 1895 से लेकर 1900 तक हुआ है। तो यहां पर देखिएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1895 में चालू हुआ था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर 3 व्यक्ति थे, 3 अभियुक्त थे। उनके बचाव के लिए भारतीयों के द्वारा क्या किया गया था? एक बचाव पक्ष तैयार किया गया था। अब आपको बताना है उस बचाव पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो बचाव पक्ष में काफी लोग शामिल थे। बात करूं अगर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 25 साल के बाद अपनी वकालत की वर्दी वापस पहनी थी, है ना। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। अरुणा आसिफ अली भी इसमें शामिल थे। बहुत सारे लोग शामिल थे। लेकिन आपको बताना हो नेतृत्वकर्ता का नाम। तो नेतृत्वकर्ता का नाम आप याद रखिएगा सर टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जी ने क्या किया था? बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था और लोगों के द्वारा नारा दिया जा रहा था कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो ये याद रखिएगा ये कहां हुआ था और किसने नेतृत्व किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी आपका सत्य आंसर है, तेज बहादुर सप्रू जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह याद रखिएगा 1820 से 21 के बीच सिंहभूम, बंगाल के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है ये। मुख्य परीक्षा में भी यहां से शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है 2 या 4 नंबरों में, इसे आप तैयार रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा एक तरफ लिखा है किसान और कृषक विद्रोह, दूसरे तरफ लिखा है विद्रोह के नेता। तो यहाँ पर देखिए फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह कब से हुआ? 1776 से 70। तो ये मजनू शाह और चिराग अली शाह इसके नेतृत्व करता था। बिल्कुल सत्य है ये। रंगपुर विद्रोह, ठीक। अब ये रंगपुर आप गुजरात का नहीं समझिएगा, ये कौन सी बात करें हम? बंगाल वाली। तो इसके नेतृत्व कौन है? नूरुद्दीन और धीरज नारायण, ये भी सत्य है। तीसरा देखते हैं पॉलीगोरो विद्रोह। तो ये वीर कट्टापावन, ये भी सत्य है।
और लास्ट देखिएगा पागलपंत्री विद्रोह, तो ये भी सत्य है, टीपू। तो यहाँ पर देखिए सबके सब सत्य हैं, सबके सब मिलान है, तो 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी लिखा हुआ सम्मिलित कीजिए। तो देखिएगा एक तरफ कृषक विद्रोह लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है विद्रोह के नेता। तो नील विद्रोह तो बिल्कुल हम जानते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। फिर उसके बाद कुका तो बाबा राम सिंह कुका, ये भी सत्य है। पाबना तो पाबना में ईशान चंद्र और शंभुपाल, ये भी सत्य है। और अगला देखते हैं ताना भगत। तो ताना भगत आंदोलन में कौन थे, यात्रा भगत। तो ये सबके सब सत्य, मतलब यहां पर भी आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4 सत्य है। अगला देखिएगा 84, आधुनिक भारत इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था कि पहला अधिवेशन यही हुआ था जो मुंबई में है। तो यहाँ देखिएगा प्रथम अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, तो यही सत्य है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपको मानना है, ए। अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इतना तो आप जानते ही हैं। देखिएगा निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन, दादा भाई नौरोजी। नाम में ही दादा लिखा हुआ तो सबसे बुजुर्ग मानिए, इसको याद हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो बात करें अगर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनी है, तो लॉर्ड रिपन का काल आपको पता है, कब से कब तक, तो 1880 से लेकर 84 तक रिपन थे। फिर बेंटिंग का अगर नाम ले तो 1828 से लेकर 35 तक ये थे। डफरिन की अगर हम बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक ये वायसराय थे। फिर उसके बाद बात करें लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन लगभग 1898 से लेकर 1905 के आसपास क्या रहेंगे, वायसराय रहेंगे। और हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फिर भी मैंने ज्यादा बता दिया इसमें, तो ये याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तभी तो बोला जाता है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। फिर देखिएगा उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे। तो आपको बताना है कि उदारवादी किस प्रकार अपना कार्य करते थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ ना ABCD। तो यहाँ पर देखिएगा याचना करना, प्रार्थना करना, विरोध करना। तो विरोध कैसे करना, नियम कानूनों के अंदर रहकर विरोध करना। तो ये ऑप्शन ए, ये क्या है, सत्य होगा। अगला ऑप्शन हमारे सामने है उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा था। अब कौन कहेगा, जो उसका दूसरा सक्सेसर रहेगा, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी रहेगा। तो उदारवादियों का उत्तराधिकारी कौन थे, उग्रवादी थे। तो उग्रवादियों ने इनकी नीतियों को क्या कहा, भिखमंगी नीति कहकर या भिखमंगी राजनीति कहकर इनको पुकारना या उनकी आलोचना करनी प्रारंभ की। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका उत्तर क्या होगा, ए, उग्रवादी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। तो याद रखिएगा स्वशासन, जैसे हमने देखा था दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ या कहें धन निष्कासन सिद्धांत दी थी। उसी प्रकार इन्होंने स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग उन्होंने कब किया था, तो 1904 में कांग्रेस के भीतर किया था। तो ये याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे, इन्होंने 1904 में स्वशासन शब्द या स्वशासन की मांग की थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले बता दें अभिनव भारत सबसे पहले जाना जाता था मित्र मेला के नाम से। इसकी स्थापना 1899 में VD सावरकर ने की थी और 1904 में इसी का नाम हो जाता है अभिनव भारत। तो देखिए VD सावरकर, तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने क्या किया था, अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो ये जो वाक्य है ये सरोजनी नायडू जी ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये हिंदू मुस्लिम एकता के क्या है, दूत है। तो ये याद रखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो देखिएगा लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा जो बाल गंगाधर तिलक थे वो तो कभी नहीं बने और इन्होंने तो आगे चलकर सन्यासी ले लिया था। बचे कौन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन। इसमें लाला लाजपत राय जी ने क्या की थी, अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी, जहां पर महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है
और स्वयं लाला लाजपत राय जी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन अन्य लोगों ने भारी बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया था। तो ये याद रखिएगा, ये कब थे? 1920 में अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। तो आपका ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सत्य ए। बात करते हैं अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कैसा अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष। तो 1908 अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने अपने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था और वो स्थायी अध्यक्ष थे आगा खां जी। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन ए सत्य है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य लिखा गया था मांडले में। कब? तो 1908 के आसपास, 1908 से 1914 के आसपास। तो अब देखिएगा 1908 से 1914 में कौन मांडले जेल में थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। बाल गंगाधर तिलक जी अपने जेल प्रवास के दौरान क्या किया था? गीता रहस्य का ठीक ग्रंथ लिखा था। और ये किस पर आधारित? तो भगवत गीता पर आधारित थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सत्य, बाल गंगाधर तिलक। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हु लिव इफ इंडिया डाइज की किसकी उक्ति है? तो आपको ये बताना है ये कथन किसका है। तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है। इन्होंने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया इज डाइज। ठीक, तो ये याद रखिएगा ये किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय आपको बताना है। तो भारत का वायसराय उस समय थे लिनलिथगो। इनका समय था 1936 से ये 1943 तक क्या थे? भारत के वायसराय थे। और आपको बताना है कि 1942 में किन का आगमन हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। तो कार्यकाल के आधार पर कौन थे वायसराय? तो लिनलिथगो जी थे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आपको याद रखना है जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में, ठीक है, कौन सा? बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। ठीक, तो यहाँ पर ये पहली बार अध्यक्ष बने थे, एकमात्र एक बार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका संबंध है? सीधा सीधा किसका संबंध है? तो हमने पूर्व के क्वेश्चन में हमने देखा ये किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है, जहां पर 16 अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड आएगा और इनके लिए क्या कर दिया जाए? दलित वर्ग के लिए 71 सीट आरक्षित कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? पुनः समझौता होगा, जहां गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता होगा। और इस समझौते के अनुसार क्या होगा? प्रांतीय विधानमंडलों में 71 सीट के स्थान पर उन्हें 147 सीट दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सत्य, डी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 या ABCD। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सत्य है। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से? A.N. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखिएगा, अगर आपने इस प्रश्न को कभी हल नहीं किया होगा तो आप यहाँ पर हो सकता है राजेंद्र प्रसाद जी टिक कर दें, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? J.B. कृपलानी। ये राजनीति में आने से पूर्व एक शिक्षक रह चुके थे, साथ ही साथ गुजरात विद्यापीठ में इन्होंने आचार्य की भूमिका भी निभाई थी। इस प्रकार इन्हें आचार्य कृपलानी जी भी कहा जाता था। तो ये था उड़ान टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।